Good morning, all students. How are you? I hope you will be happy at your home. महावीर एजुकेशन हब में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश की क्लास का वीडियो नंबर 6 देख रहे हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो देखे। आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे और साथ में उनको आपने नोट भी किया होगा। ठीक है, तो एक यहाँ इस जगह ध्यान रखें, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है ना टॉपिक, या कहा जाए तो ये वीडियो 9, 10, 11 तीनों क्लासों के लिए है। और मैं तो ये कहूँ कि ये जो भी अंग्रेजी पढ़ने वाला है उन सब के लिए वीडियो सुटेबल है, नेसेसरी है, एसेंशियल है। ठीक है, कोई ये न समझे कि ये कहाँ काम में आएंगे, ये सोचे कि ये कहाँ काम में नहीं आएंगे। अर्थात हर जगह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो परम आवश्यक है। ठीक है, नेसेसरी है, मस्ट है। देखो, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, संख्या में 8 होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, यानी लैंग्वेज में, भाषा में शब्दों के अनुसार, कार्य के अनुसार उनका नामकरण करना, यही शब्द भेद पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। सेंटेंस में कोई वर्ड नाउन का काम कर रहा है, कोई वर्ड वर्ब का काम कर रहा है, कोई एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कोई एडवर्ब का काम कर रहा है, कोई कंजक्शन का काम कर रहा है, कोई इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। तो काम के अनुसार इन सबको हमने अपना अपना नाम दे दिया। तो ये काम करने वाले लैंग्वेज में वर्कर, इनकी संख्या 8 है। ठीक है, तो इनको अपना अपना काम दे दिया, इनका नाम दे दिया, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद में हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ब की वीडियो 2 या 3 तो हमने बना दिए, और कम से कम 2 या 4 वीडियो और बनेंगे। आप सोचो कि ये वर्ब है ना, ये इतना बड़ा टॉपिक क्यों है? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस के जो मेजर एलिमेंट है वो सब्जेक्ट और वर्ब ही होते हैं। बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इस कारण से वर्ब के बारे में हम डिटेल से हमें पढ़ना जरूरी है, आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, हमने वर्ब के काइंड्स पढ़े, उसमें हमने फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, मूल रूप से क्रिया 2 प्रकार की होती है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो टेंस, नंबर, वचन, जेंडर के अनुसार जिसमें चेंजेस, परिवर्तन होता रहे, वो फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें टेंस, नंबर, वचन, जेंडर के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, तो हमने फाइनाइट वर्ब के भी 4 प्रकार देखे, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, सक्रामक क्रिया जिसे बोलते हैं, जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट ले वो ट्रांजिटिव क्रिया, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट न ले वो इंट्रांजिटिव क्रिया। तो फाइनाइट वर्ब के हमने 4 प्रकार पढ़े, उनमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और आज हम पढ़ेंगे इस फाइनाइट वर्ब का चौथा भाग, या इसका पार्ट 4, यानी फाइनाइट वर्ब का ये भाग है, चौथा पॉइंट है ये। ठीक है, या इसको मैं यूँ लिखूँ क्योंकि पार्ट है इसलिए इसको यूँ लिखूँ। ये चौथा भाग है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। ठीक है, देखो बेटा, सहायक क्रिया होती क्या है? नाम से पता चल रहा है किसी की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। हेल्प यानी सहायता करना होता है, हेल्पर यानी सहायता करने वाला। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या है कि सहायता करने वाली वर्ब है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। देखिए नेक्स्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। ऑक्सिलरी वर्ब से होती क्या है? सहायक क्रिया आर होती है, या सहायक क्रिया होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर, और सहायक क्रिया वो होती है दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब। देखो, सहायक क्रिया वो होती है जो दैट, जो हेल्प यानी सहायता करती है किसकी? मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वो ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। सहायक क्रिया के भी 2 भाग होते हैं। सहायक क्रिया कितने भाग होते हैं? 2 काइंड्स, 2 भाग होते हैं। दे आर वे हैं, देखो नीचे दिए हुए हैं 2 भाग ऑक्सिलरी वर्ब से। इसके काइंड्स प्रकार देखो,
ऑक्सिलरी वर्ब्स के कितने भाग बताए हैं? 2 भाग। पहला भाग देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको प्राथमिक सहायक क्रियाएं कह सकते हैं, या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राथमिक सहायक क्रिया, या हम इनको कहा जाए तो हम जो मेन जो मुख्य सहायक क्रिया है वो नाम दे सकते हैं। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इसके भी 2 भाग बांटे गए हैं, एक तो है फुल वर्ब्स और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब्स। समझना बेटा, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है जिसमें सहायक क्रिया या मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं होती है, यानी सभी सेंटेंस में आपको किसी न किसी रूप में क्रिया वर्ब के बारे में अवश्य पढ़ना है या काम में ये ली जाती है। देखिए फुल वर्ब्स में एक तो बी वर्ब है, साथ में हैव वर्ब है, डू वर्ब है। अब ये फुल वर्ब है, मतलब इनका यूज है ना मेन वर्ब के रूप में भी होता है। उधर बताया हुआ है, प्रत्येक का डिटेल से मैं आपको आगे विवरण दूंगा, इनके एग्जाम्पल्स दूंगा, समझाऊंगा। देखो बी वर्ब अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी आपने पढ़ी, बी वर्ब के बारे में नहीं जाना इसका मतलब अंग्रेजी में कुछ नहीं समझा। बी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इजी सिंपल सेंटेंस बी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बी का मतलब होना होता है, और प्रत्येक क्रिया के आपको पता है 5 रूप होते हैं। वी फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, देखो बी की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ थोड़ा बोर्ड पे बताता हूँ, सभी ध्यान दे थोड़ा बेटा। ये रब कार्य है बी, बी मीन्स होना होता है, करेक्ट। और टेंस के अकॉर्डिंग इसके बेटा अलग अलग रूप होते हैं। मैं यहाँ बी को मेन वर्ब के रूप में बता रहा हूँ, एमवी के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बी का जो प्रेजेंट रूप है, यानी प्रेजेंट टेंस में, देखो इसको मैं कहूँ फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट रूप, तो इसके 3 रूप यानी 3 इसके भाग होते हैं, इज, आर, एम। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ में, आर का प्लूरल नंबर के साथ में, आई के साथ में एम आता है। और इस बी का पास्ट टेंस में रूप है ना, वो वोज और वर होता है। एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ में वोज और बहुवचन के साथ में वर का यूज। और फ्यूचर में क्या होता है कि इस बी का यूज है ना सेल और विल, इनके साथ में बी मूल रूप में आता है, ठीक है। देखो ये जो बी का है ना फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट रूप है ना, वो इजारे में 3 रूप में होती है, सेकंड में वोज वर 2 रूप होते हैं, और मैं कहूँ कि बी का थर्ड रूप है ना, ये बीन होता है, ठीक है। और इसका फोर्थ रूप में एस ई एस आई एस का रूप बताता हूँ। तो बी का इसमें क्या है कि इज है ना, ये एक वचन के लिए इसमें एस ई एस लग करके एक वचन क्रिया नहीं होती, इसके लिए इज बी का रूप होता है। और V5 यानी बी में आई रूप को हम B5 पढ़ेंगे। हर क्रिया में आई लगता है ना, ये क्रिया का 5वां रूप हम मानते हैं। तो ये क्रिया के इस प्रकार बी के भी 5 रूप होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बेटा, बी क्रिया से हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया 5 बनी या 5 बनती है, इज, आर, एम, वोज और वर। 5 क्रियाओं का निर्माण तो बी से हुआ है, और हैव क्रिया इससे 3 क्रिया सहायक क्रियाओं का निर्माण हुआ है, हैज, हैव और हैड। ये 3 सहायक क्रिया, ये हैव मुख्य क्रिया का रूप है। डू, ये डू मुख्य क्रिया है ना, इसके 3 रूप डू, डज और डिड, ये 3 रूप इसके बनते हैं, या इन 3 रूपों का निर्माण इस डू से हुआ है। देखो 5 ये, 3 ये और 3 ये, टोटल मिलाकर के सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम 11 पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं। 11 हमारे पास सहायक क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया के साथ में प्रयोग में ली जाती है। इधर देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वृत्तिवाचक या मॉडल, जो मन स्थिति को व्यक्त करने वाली सहायक क्रियाएं। बेटा इन सहायक क्रियाओं में और इनमें अंतर यही है कि ये मॉडल सहायक क्रिया है, यानी मुख्य क्रिया की हेल्प के साथ साथ ये व्यक्ति के मूड को, व्यक्ति के भावों को भी व्यक्त करती है। मॉडल्स
देखो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में अंतर यही है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कार्य दो होते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करना तो होता ही है, साथ में ये व्यक्ति की मन स्थिति मूड को भी व्यक्त करती है। इस कारण से इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से बोला जाता है। पढ़े होंगे आपने मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, नीड नोट, डेड नोट, यूज टू। कितने हुए टोटल? 13, 13 मॉडल। देखो 13 मॉडल मतलब ये 13 तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हैं और 11 हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। दस इस प्रकार टोटल ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर, टोटल सहायक क्रियाएं कितनी है? ये 11 प्लस 13 इक्वल 24, 24 सहायक क्रिया होती है अंग्रेजी में जो किसी न किसी रूप में मुख्य क्रिया की सहायता करने के काम में आती है या ली जाती है। 24 सहायक क्रियाएं होती है। क्या कहूं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या टोटल कितनी? तो 24। आपके सामने है बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसमें फुल वर्ब में 3 है, 3 से 11 का निर्माण हुआ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में 13 है। इनमें भी देखो बेटा ये नीड नोट, डेड नोट, यूज टू, इनको ये प्योर मॉडल नहीं है, इनको सेमी मॉडल कहा जाता है। सेमी मॉडल मतलब ये अर्ध मॉडल है, पूरे कंप्लीट मॉडल नहीं है। आपको पता है नीड यानी आवश्यकता होना, डेयर यानी हिम्मत करना, यूज यानी उपयोग में लेना, यानी ये मैन वर्ब के रूप में भी आती है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी आती है। तो इनको हाफ या सेमी मॉडल कहा जाता है। तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी पढ़ी हमने? 24। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। सबसे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स देखो, ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो भाग है ना प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, वहां देखो उसी को मैंने यहां लिया है। इसमें सबसे पहले क्या है? बी, यूज ऑफ बी, यूज ऑफ बी। अब देखो ये बी के सहायक क्रिया के रूप और वो बी मैन, मैं सबका सहायक क्रिया और मैन वर्ब दोनों के रूप में इनका यूज बता रहा हूं। सबसे पहले हमने यूज ऑफ बी, बी का यूज देखा है या बी का यूज हम लेते हैं। बी का हिंदी मीन होना होता है, देखो बी वॉज वर बीन है ना, प्रेजेंट में बी, और प्रेजेंट में बी ही नहीं, इस बी के भी इज, आर और एम यूज या इनका ये पार्ट काम में लिया जाता है। जैसे आई एम ए टीचर तो आई एम ए टीचर, तो एम कहां से लिया हमने? ये बी का ही रूप है, मैं अध्यापक हूं। वॉज वर ये इस बी का ही पास्ट रूप है, बीन है ना ये यानी बी की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका यूज भी देखो परफेक्ट टेंस में होता है। नेक्स्ट देखो मैन वर्ब के रूप में, यानी इस बी का मैन वर्ब के रूप में, देखो बी का मैन वर्ब के रूप में यूज, उपयोग। देखो बी रेडी, एग्जाम्पल है ये, बी रेडी तैयार हो, बी रेडी तैयार हो या तैयार हो जाओ, बी रेडी तैयार हो जाओ। आगे एग्जाम्पल है इट कैन बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है। देखो कैन है ना मॉडल सहायक क्रिया और बी है ये वी फर्स्ट मैन वर्ब। तो यहां देखो बी रेडी तैयार हो या तैयार हो जाओ, तो ये बी फर्स्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इस बी का मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ भी मुख्य क्रिया के रूप में यूज हो रहा है। तो बी क्या है? मुख्य क्रिया है। और इसके देखो रूप है ना ये 5 इजार हैं, वोजवर बनते हैं। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका बी का यूज होता है। तो देखो इनके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ। आई एम गोइंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूं। तो देखो यहाँ एम है ना, ये बी का ही रूप है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिया जा रहा है। कईयों को ये डाउट रहता है अक्सर कि कभी तो ये इजारे में इनको मैन वर्ब मान लेते हैं और कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में मानते हैं। क्यों? देखो मैं इसको एक बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये एम है, ये तो यहाँ क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब है
या मेन वर्ब और इधर एम है, ये क्या है? देखो इसको बिल्कुल मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ बेटा। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, यही होता है ना। मान लो कोई व्यक्ति है, संपन्न है, मतलब अमीर है, दुर्भाग्य से उसके कोई संतान नहीं है, अच्छा पैसे वाला है, ठीक है, और वृद्धावस्था में है, तो अब अपने सहायक के रूप में क्या है कि अपना स्वयं कोई कार्य धंधा नहीं कर सकता, पैसे बहुत है, तो वो एक नौकर रखता है, ठीक है। तो नौकर उसका होता है, उसको हम हेल्पर बोलेंगे। और जो मतलब मेन व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, उसको हम मेन पर्सन बोलेंगे, मुख्य व्यक्ति बोलेंगे। देखो समय अनुसार वृद्ध व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका हेल्पर है ना, वो उसकी जमीन जायदाद का मेन मुखिया बन जाता है। और जितने दिन वो अमीर व्यक्ति रहा उसके साथ में, उतने दिन वो अमीर व्यक्ति ही मेन रहा, उस घर का मुखिया रहा, और जो नौकर है ना वो हेल्पर ही रहा। उसके मरने के बाद वो स्वयं मेन बन गया, मुखिया बन गया। वही बात यहाँ इस सेंटेंस पर लागू होती है। देखो यहाँ गोइंग है ना, ये मेन वर्ब, यानी मुखिया मौजूद है, इस कारण से ये हेल्पर ही कहलाएगा। इधर देखो एम, साथ में मुखिया गायब है, इसका मतलब ये हो गया मेन, अर्थात ये हो गई मेन वर्ब। इधर देखो ये मेन वर्ब दिख रही है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब ही है। क्लियर बात। आई एम गोइंग टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो एम क्या है? एचवी है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मालिक अभी मौजूद है। ये दिखाई नहीं देता, अब इसको आप मेन वर्ब मानो, अन्यथा तो ये हेल्पर ही रहेगा, नौकरी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी ये। यहां देखो आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं, इसका मतलब मैं ही हूं सर्व सर्वा, ठीक है। और यहां देखो एम, कोई साथ में सहायक नहीं है, कोई साथ में मेन वर्ब नहीं है ना, तो यही मेन हो गया, मतलब मालिक चल बसा, तो एम क्या है कि मुखिया हो गया। तो यहां देखो मेन वर्ब नहीं है, तो एम ही मेन वर्ब हो गई। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होना आवश्यक नहीं है जितना कि मेन वर्ब का होना आवश्यक है। यानी मेन वर्ब होना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। मुख्य क्रिया होना जरूरी है। अगर मुख्य क्रिया नहीं है, इसका मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, उसी को हमें मेन वर्ब मानना है। तो मेरे हिसाब से आप अंतर समझ गए होंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ ये मेन वर्ब। अब कोई कहे कि एम का यानी मेन वर्ब के अंत में ना आता है, तो इसके अंत में ना कहाँ है? तो आप बता सकते हो कि एम है ने, ये बी का रूप है, बी का मतलब होना, अंत में ना आ गया, मेरा विद्यार्थी होना बताया जा रहा है। बात क्लियर, ठीक है। बी रेडी, तैयार हो, तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, बी मुख्य क्रिया है। आई सॉरी इट कैन बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है, इसका संभव होना बताया जा रहा है, बी मेन वर्ब है ऊपर वाले में। नीचे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। सी इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रही है, इज है ना ये बी का रूप, लेकिन सहायक क्रिया है, क्योंकि आगे देखो प्लेइंग मुख्य क्रिया मौजूद है, मालिक मौजूद है, तो ये तो हेल्पर ही है, हेल्पर का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखो इस बी का और यूज क्या है बेटा, ये इन्फिनेटिव के रूप में भी आती है, मतलब इसके साथ में इन्फिनेटिव रूप आता है। मतलब देखो ये एम है, इसके साथ में इन्फिनेटिव आ गया, ये इज है, इसके साथ में इन्फिनेटिव आ गया। इन्फिनेटिव मीन्स टू के साथ में वी फर्स्ट, ठीक है, विद बेर इन्फिनेटिव भी आता है। देखो इन्फिनेटिव के रूप में आई एम टू गो टू जयपुर, मुझे जयपुर जाना है, इसका हिंदी मीन क्या होता है? मुझे जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है, ना नी ने है ये आएगा। ही इज टू राइट दिस सेंटेंस, उसे ये वाक्य लिखना है, अंत में ना है, नी है, ने है, तो ये इस मतलब इजारम के साथ में इन्फिनेटिव रूप आएगा। तो बी का यूज यानी इन्फिनेटिव के साथ भी होता है। देखो टू गो और टू राइट ये इन्फिनेटिव रूप है, इनके साथ में भी बी क्रिया के रूप काम में लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है
कि ये हमने सबसे पहले जो फुल वर्ब है ना, इस बी वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसका मेन वर्ब के रूप में यूज कैसे होता है, ये हमने इसमें कंप्लीट देखा या कंप्लीट इसमें जान लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है ना, हम हैव वर्ब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हैव वर्ब के बारे में कि हैव क्रिया के रूप में भी कि ये मुख्य क्रिया के रूप में तो किस प्रकार आती है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस प्रकार आती है, ये हम देखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा कुछ समय, मतलब 1 सेकंड बाद में या 2 सेकंड बाद में पढ़ेंगे। देखिए आगे हम फुल वर्ब में हैव क्रिया है, तो हैव वर्ब को देखते हैं कि हैव वर्ब का यूज़ किस प्रकार से होता है। देखिए यूज ऑफ हैव, बेटा हैव का मतलब है पास होना, रखना, अधिकार, स्वामित्व दर्शाना। किस पर, किसी वस्तु, प्राणी, जानवर इत्यादि पर अधिकार या स्वामित्व दर्शाने के लिए हैव क्रिया काम में ली जाती है। नाश्ता आदि लेने के लिए मुख्य क्रिया के रूप में हैव क्रिया काम में ली जाती है। किसी दोष, गुण, अनुभव का होना, इसके लिए हैव क्रिया काम में ली जाती है। किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में। देखो हैव का बेटा ये फर्स्ट रूप, और साथ में एक वचन के साथ में हैज ही आता है, याद रखे। हैव की फर्स्ट फॉर्म है ना, हैज और हैव दोनों होता है, और सेकेंड फॉर्म हैड होती है इसकी, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड होती है। ठीक है, आगे देखो बेटा इसका हम आप कहें कि ये फोर्थ रूप, तो इसमें क्या है कि हैज ही होता है, इसमें ऐसे ये तो लगता नहीं है। और पांचवें रूप में हम इसमें हैविंग, SAVING, इसमें भी ING लगता है, हैविंग रूप हो जाता है। देखो मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में हैव का यूज है। आई हैव 2 काउज, मेरे पास 2 गायें हैं। इसका मतलब गाय पर मेरा अधिकार व्यक्त हो रहा है। आई हैव 2 काउज, मेरे पास 2 गायें हैं। आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 कार्ड्स, है ना। तो मेरे पास 2 बुक है, 2 कार है, 2 पेन है। तो इनमें क्या है कि ये हैव है ना मैन वर्ब के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। देखो एक वचन के साथ में हैज आता है, जैसे सी हैज़ ए गुड नॉलेज ऑफ हिंदी, उसके पास हिंदी का अच्छा ज्ञान है। तो किसी गुण का होना वहाँ भी यानी हैव क्रिया काम में ली जाती है। जैसे उसके पास अच्छा अनुभव है, ही हैज़ गुड एक्सपीरियंस ऑफ हिंदी इंग्लिश टीचिंग, उसके पास पढ़ाने का अच्छा अनुभव है, हिंदी का अच्छा अनुभव है, इंग्लिश का अच्छा अनुभव है। तो इसमें किसी गुण का होना बताया जा रहा है, इस कारण से हैव मुख्य क्रिया के रूप में काम में ली गई है। एक वचन के साथ में हैज रूप आता है, बहुवचन के साथ में हैव आता है। और पास्ट टेंस आए तो हैड आ जाए, फ्यूचर आए तो सेल या विल के साथ में हैव, ये इस प्रकार। जैसे उसके पास अच्छा अनुभव होगा तो सी विल हैव ए गुड नॉलेज, उसके पास अच्छा अनुभव होगा, ऐसे हो सकता है। और या फिर मॉडल का यूज़ भी हम कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो नेक्स्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग मुख्य सहायक क्रिया के रूप में। देखो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो यहाँ देखो डन तो है क्या, मेन वर्ब, और इस कारण से ये हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज। और ये तो आई के साथ में हैव, बाकी सिंगुलर नंबर के साथ में हैज़ सहायक क्रिया का प्रयोग होता ही है, और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता ही है सहायक क्रिया के रूप में। आगे देखो ऑब्लिगेशन बाध्यता का भाव व्यक्त करने के लिए भी हैव, हैज़, सेल हैव, विल हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो ऑब्लिगेशन बाध्यता का भाव व्यक्त करने के लिए, जैसे आई हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, इसका मतलब मैं इच्छा से नहीं मजबूरी से पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार देखो ही हैड टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पड़ा, इसका हिंदी अर्थ देखो उसे वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि पास्ट में हैड टू का प्रयोग होता है। और फ्यूचर का भाव क्या है ना, तो और बाध्यता का भाव हो तो सेल हैव के बाद बी फर्स्ट आता है, या फिर विल हैव के बाद बी फर्स्ट आता है। जब फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन बाध्यता का भाव दर्शाना हो, जैसे मुझे एक घर जाना होगा, जाना पड़ेगा, इस समय मुझे घर जाना पड़ेगा, तो आई
या शैल हैव टू गो टू होम एट दिस टाइम। ठीक है, मुझे पढ़ाना होगा, आई शैल हैव टू रीड, जैसे इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश। ठीक है, तो ये बाध्यता के भाव के साथ में भी हैव, हैज़ टू और हैव टू तो प्रेजेंट में, आगे फर्स्ट फॉर्म सब क्या आएगी, पास्ट में तो हैड टू फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर में तो शैल हैव टू विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म आता है। तो बेटा ये है ना हैव का प्रयोग आ गया मुख्य क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में और आगे मतलब ऑब्लिगेशन बाध्यता के रूप में। नेक्स्ट देखो वर्ब डू, डू क्रिया का प्रयोग। देखो आपको पता है डू यानी करना, कोई कार्य करना, उसके लिए डू क्रिया। सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है और ये फोर्थ फॉर्म है ना इसमें ईएस लग जाता है डज, और आगे फिफ्थ फॉर्म है इसमें डू में आईएनजी लगता है, तो ये पांचवा रूप बन जाता है। ठीक है, मैन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग, जैसे सी डज नॉट डू दिस अगेन, सी डज, थोड़ा इसमें मैं मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता हूं, सी डज नॉट डू दिस वर्क अगेन, सी डज नॉट डू दिस वर्क अगेन, वह दोबारा इस कार्य को नहीं करती है। देखो डज है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, डू है ना ये मैन वर्ब है। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये इंपेरेटिव का उदाहरण है, ये इंपेरेटिव वाक्य है आदेशात्मक। डू योर वर्क, अपना काम करो, तो डू है ना ये एम वी फर्स्ट है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, तो ये मुख्य क्रिया है ना, तो डू का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी तो होता है ना, डू डज डिड इनका। यहाँ देखो सी डज नॉट वॉश हर क्लोथ्स, वह अपने कपड़े नहीं धोती है, तो देखो ये वॉश तो है ना, ये तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये डज है ना ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। तो समझ में आया होगा मैन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग या डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग। ये देखो बेटा डू डज का एक विशेष यूज होता है एम्पैथेटिक यूज या एम्पैथेटिक एक्सप्रेशन व्यक्त करने के लिए, मतलब किसी क्रिया पर, किसी क्रिया को जोर देकर हम बोलना चाहते हैं, किसी क्रिया पर जोर डालकर अगर बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, वहाँ डू डज और डिड का प्रयोग होता है, फ्यूचर में नहीं होता है, ऐसे वाक्य फ्यूचर के नहीं आते हैं। जैसे आई डू इट फूड, मैं भोजन खाता तो हूँ, या मैं भोजन करता तो हूँ। जहाँ देखो तो मैं भोजन करता तो हूँ, मैं भोजन खाता तो हूँ, तो आई डू इट फूड। जैसे मैं यहाँ आता तो हूँ, तो आई डू कम हियर, मैं यहाँ आता तो हूँ। वह यहाँ आता तो है, तो ही डज कम हियर, वह यहाँ आता तो है। इसी प्रकार देखो आई डिड कम हियर, देखो मैं यहाँ आता तो था, आई डिड कम हियर, मैं यहाँ आता तो था, मैं यहाँ आया तो था, है ना, क्रिया पर जोर देकर एम्फेसिस करके बोला जा रहा है। तो देखो बेटा प्रेजेंट में तो है ना, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद है ना डू और डज, उसके बाद में वही वी फर्स्ट है ना, वी फर्स्ट आएगा, और पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद में डिड और इसके बाद में वी फर्स्ट आएगा। तो ये एम्फेसिस एक्सप्रेशन या एम्पैथेटिक, यानी कहने का मतलब जोर देकर हम किसी बात को व्यक्त करें, तब भी इनका यानी कहा जाए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन ये यानी एम्पैथेटिक ये एक्सप्रेशन यानी कहने का मतलब जोर देकर जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त करते हैं, या इनसे किसी क्रिया पर जोर देकर हमें किसी क्रिया को व्यक्त करना है तो इनका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी होता है। देखो ऊपर वाला सहायक क्रिया का यूज और इसमें अंतर है, ऊपर वाले में सिंपल सेंटेंस, इसमें किसी क्रिया पर जोर डालकर बोला जा रहा है, तो वहाँ इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो देखो हमने ऑक्सिलरी वर्ब में फुल वर्ब है ना, एक तो बी, एक हैव और एक डू, इनका हमने फुल वर्ब के रूप में भी इनको देखा, मेन वर्ब के रूप में भी देखा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखा, एक एक इनके जो एडिशनल यूज है ना उनको भी हमने देखा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को लेंगे, अर्थात मॉडल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। आई होप जो मैंने पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा। ये जो 3 क्रियाओं के बारे में हमने चर्चा की है, डू, हैव और बी,
इनकी सहायक क्रिया के रूप में इनका यूज कैसे होता है, मुख्य क्रिया के रूप में कैसे होता है, और इनका एक एक एक्स्ट्रा यूज भी मैंने बताया है। बाकी इनका देखो विस्तार तो और भी है, अभी जैसे हैव के यूज भी बहुत सारे हैं। डू, ये आपके डू है, आपकी ये बी है, लेकिन थोड़ा इनका बेसिक इतना ही है जो आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो हम अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का लेंगे और मॉडल को विस्तार से पढ़ेंगे। मॉडल वैसे भी आपके पर्टिकुलर यानी विशिष्ट एक टॉपिक के रूप में भी है। तो फिर आपको धन्यवाद, आपने इसको सुना और समझा।